नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हम लोग कल देखे थे सेट नंबर 4 और उसका 1 से लेकर 50 प्रश्न देखे थे। उसके आगे हम लोग आज 51 से लेकर 100 यानी 50 प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्नों को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दूध को बहुत कम ताप पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, दूध को पहले बहुत ठंडा किया जाता है और निश्चित समय में अचानक गर्म कर लिया जाता है और उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पास्चुराइजेशन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भोज्य पदार्थ को खास टेम्परेचर पर निर्धारित समय के लिए पहले हीट किया जाता है, यानी पहले क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके तुरंत बाद उसे ठंडा कर लिया जाता है, जिससे इसमें जो मौजूद माइक्रो बैक्टीरियाज हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके चलते इसे लंबे समय तक क्या संरक्षित करना संभव हो पाता है। वहीं पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया था, तो यह खोज किया था लुईस पास्चर ने। किसने किया था, लुई पास्चर ने इसकी खोज किया था 1822 के आसपास और यह एक रसायन शास्त्री थे और इन्होंने ही पास्चुराइजेशन की खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न है, साबुन ग्रीस को हटाता है तो कौन प्रक्रिया के द्वारा ग्रीस को हटाता है, तो पाइसीकरण के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइसीकरण के द्वारा। अच्छा, पाइसीकरण क्या होता है, तो पायस बनाने की प्रक्रिया ही पाइसीकरण कहलाता है। अच्छा, पायस तो जब किसी कोलाइडल में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, तो इस कोलाइडल को हम लोग क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। दूध भी क्या है, एक पायस का उदाहरण है। दूध क्या चीज़ का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। दूध जो है यह प्राकृतिक पायस है और पेंट जो होता है वह क्या है, एक कृत्रिम पायस। अच्छा, स्कंदन क्या होता है, तो स्कंदन क्या होता है, यह जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघटय मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है, यही कहलाता है स्कंदन। चलिए अगला प्रश्न है, अपमार्जक है यानी डिटर्जेंट क्या है, तो देख लेते हैं डिटर्जेंट क्या है। तो डिटर्जेंट क्या होता है, तो यह होता है शोधन अभिकर्ता। क्या होता है, शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को कहते हैं। सफाई होने के लिए जो पदार्थ प्रयोग करते हैं वह अपमार्जक कहलाता है। साबुन जो होता है वह थोड़ा भिन्न सफाई करने वाला पदार्थ होता है। ये कठोर जल में कपड़े धोने के काम आते हैं क्योंकि अपमार्जक क्या करता है, कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलीय अवक्षेपण नहीं बनाता है और उससे क्या होते हैं, कपड़े साफ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी ठोस जो कपूर होता है उससे कपूर वाष्प यानी गैस बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाता है ऊर्ध्वपातन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से, ये ठोस से सीधे परिवर्तित किस में हो जाते हैं, गैस में। द्रव में ना होकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैस में। अच्छा, वहीं जो रवाकरण क्या होता है, तो इस विधि द्वारा रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है, जिसके बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है, जैसे कैल्शियम सल्फेट को उसके घोल से अलग करना। वहीं आसवन विधि जो होता है, आसवन विधि, ये क्या होता है, जब किसी द्रव को उसके वाष्प में बदलकर उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया आसवन कहलाता है। इससे जल जो है, साधारण जल को अशुद्ध जल बनाने के लिए आसवन विधि अपनाया जाता है। वहीं बात करें वाष्पीकरण, तो हम लोग जानते हैं द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है, तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है, तो वह रसायन है एलिथ्रीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
एलिथ्रिन रसायन का प्रयोग मच्छर भगाने में किया जाता है। एलिथ्रिन संश्लेषित पाइरेथ्रॉइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है तो अमोनियम क्लोराइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो शुष्क सेल होता है वह एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चलने वाले युक्तियाँ या मशीन होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल का जो बैटरी होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। अच्छा, सेल की बात आई तो सेल से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें धनोड और ऋणोड यानी एनोड और कैथोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ड्राई सेल में, शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन का, और कैथोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक का। वहीं बात करें वोल्टीय सेल में कॉपर का प्रयोग एनोड के रूप में किया जाता है और जिंक का प्रयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। जिंक जो है लगभग सभी सेल में जिंक जो है कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें डेनियल सेल, तो डेनियल सेल में कॉपर का प्रयोग एनोड के रूप में और जिंक का प्रयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। वहीं बात करें लेक लांसो सेल, उसमें जो है कार्बन का प्रयोग किया जाता है एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इसमें वोल्टीय सेल और लेक लांसे सेल और डेनियल सेल ये और शुष्क सेल ये सारे प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल जो होते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह होता है द्वितीयक सेल। अच्छा, वोल्टीय सेल, तो वोल्टीय सेल का आविष्कार जो है यह किया था एलिजांडो वोल्टा ने 1799 ईस्वी में। कब किया था, 1799 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रधानमंत्री वाणी योजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री वाणी योजना यह किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक जगहों पर वाईफाई सुविधा की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल के रूप में भी जाना जाता है। पीएम वाणी योजना के तहत वाईफाई सुविधा मुक्त हो, जो सुविधा होगी वह क्या होगी, फ्री होगी, बिल्कुल मुफ्त होगी। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी दिया था। अच्छा, योजना की बात आई तो कुछ प्रमुख योजना हम लोग जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब किया गया था। 2014 में शुरुआत किया गया था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। फिर 2014 में ही प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वच्छ भारत मिशन और आदर्श ग्राम योजना, सत्यमेव जयते और मिशन इंद्रधनुष, ये सारे जो है 2000 2014 में प्रारंभ किया गया था। वहीं 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, सागरमाला परियोजना और उजाला परियोजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सारे 2015 में प्रारंभ किए गए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी। तो इलाहाबाद में जो संधि हुआ था शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इलाहाबाद में 2 संधि हुआ था। पहला जो संधि हुआ था वह हुआ था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को संधि हुआ था। उसमें मुगल सम्राट थे शाह आलम। कौन थे, शाह आलम, और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सुजाउद्दौला, इनके बीच संधि हुआ था। और जिसमें जो शर्त रखा गया था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया गया। उसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ। यह कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1765 को। पहला हुआ था 12 अगस्त को और दूसरा हुआ था 16 अगस्त। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो वह देश कौन सा बना है, सिंगापुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
यह एक बहुपक्षीय समझौता है और जिसे अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? सिंगापुर। इस समझौते में आसियान क्षेत्र के 10 देश के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया इसमें शामिल है। इसके तहत जो है चीन की अगुवाई में किया गया और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मुक्त समझौता है। भारत जो है ये इस समझौते को स्वीकार नहीं किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यह जो है राष्ट्रीय मातृत्व दिवस व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा शुरू किया गया था, जिसे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल एवं प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल यह मनाया जाता है। इस दिन जो है यह दिन राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जो थे उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का क्या है? जयंती है। इसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। चलिए अप्रैल की बात आई तो अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम लोग देख लेते हैं। 2 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व ऑटिज्म दिवस, ऑटिज्म चेतना दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वीरता दिवस। 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं अंबेडकर जी की जयंती, अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस। वहीं 17 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस। वहीं 22 अप्रैल को हम लोग जानते हैं क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 18 अप्रैल को हम लोग विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 23 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल निम्नलिखित में से कहाँ बना है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल यह जम्मू कश्मीर में बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में बना है। और यह बना है कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर यह बना है और इसका निर्माण जो है पूरा हो गया है 5 अप्रैल 2021 को यह बनकर तैयार हो गया है और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट भी है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ बनेगी? तो विश्व की सबसे बड़ी एलपीजी गैस पाइपलाइन परियोजना यह कहाँ बनेगा? तो कांडला से गोरखपुर के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कांडला जो कहाँ है? गुजरात में है, कांडला पोर्ट, और वहाँ से गोरखपुर तक यह पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसका आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। चलिए, और इस पाइपलाइन को सरकारी पेट्रोलियम कंपनी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वह बनाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चलिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही बस हाजीपुर से एक कार के जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसे पकड़ लेती है, तो कार की चाल बताएं। कह रहा है कि एक कार जो है हाजीपुर से एक कार चलती है और उसके चलने के 6 घंटे के बाद एक बस चलती है और जिसका स्पीड 90 किलोमीटर पर घंटा है, तो वह 6 घंटे बाद चलती है और उसे पकड़ लेती है। तो पूछ रहा है कि कार का चाल कितना होगा। तो मान लेते हैं कार का जो चाल है वह x किलोमीटर पर आवर। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? 90 माइनस x, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों का क्या होगा? स्पीड में माइनस हो जाएगा। तो 90 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो कार द्वारा 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? तो 6 घंटा में उसका स्पीड इतना है और टाइम 6, तो वह 6 घंटा में 6x दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा? 6x किलोमीटर। तो कुल दोनों का कितना हो जाएगा? तो एक हो जाएगा 6x और दूसरा हो जाएगा 4x, 6x और 4x। जबकि कुल दूरी कितना हो जा रहा है? तो कुल दूरी हो जा रहा है 90 गुने 6, तो 90 गुने 6 यानी 360। तो यह होगा 10x बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो कार का जो चाल था वह कितना था? 36 किलोमीटर
और बस की जो चाल है वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा जो है यह किस चीज़ के संक्रमण से फैलता है? तो खसरा जो है यह वायरस से फैलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। खसरा एक वायरल संक्रमण है जो छोटे बच्चों के लिए गंभीर लेकिन एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। खसरे का लक्षण लगभग 10 से 15 दिन के बाद प्रकट होते हैं। इसमें खांसी, नाक बहना, आंखों में सूजन, गले में खराश, बुखार और लाल चकत्तेदार धब्बे जो है आ जाते हैं। वहीं वायरस की बात करें तो वायरस यानी विषाणु से होने वाली बीमारी कौन कौन से हैं? तो एड्स, जिसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, यह वायरस से फैलता है। डेंगू ज्वर यह वायरस से फैलता है। पोलियो यह वायरस से फैलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। चेचक, छोटी माता, खसरा, ट्रेकोमा, रेबीज, हर्पीज और मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस, ये सारे जो है वायरस से फैलने वाली बीमारी है। जीवाणु से फैलने वाली बीमारी यानी बैक्टीरिया से टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, फ्लैग, काली खांसी, निमोनिया ये और सिफिलिस, ये सारे बैक्टीरिया से फैलने वाले बीमारी है। जबकि प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी कौन कौन है? कामसॉप, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और पायरिया और सोने की बीमारी, ये सारे जो है परजीवी से फैलने वाले रोग। चलिए प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वह क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था और ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। उन्होंने इसकी खोज किया था। उन्होंने जीवाणु विज्ञान, रोग प्रतिरक्षा विज्ञान और रसायन चिकित्सा आदि विषयों के ऊपर बहुत सारे शोध भी किए थे। अच्छा, कुछ और हम लोग आविष्कार जान लेते हैं। रेबीज के टीके की खोज। तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। किसने किया था? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। अच्छा, सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो वो डॉक्टर थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। गर्भ निरोधक गोलियां का खोज किसने किया था? पिनकस ने किया था। किसने? पिनकस ने किया था। BCG के टीके की खोज किसने किया था? तो BCG टीके की खोज किया था यूरिन कॉलमेट ने इसका खोज किया था। अच्छा, आप लोग बताएं डीएनए का संश्लेषण तो कौन वर्ग ने? किसने? कौन वर्ग ने। अच्छा, आप लोग बताएं डायबिटीज, इसका पता किसने लगाया था? तो बेटिंग ने। किसने लगाया था? बेटिंग ने। होम्योपैथी का खोज हैनीमैन। किसने? हैनीमैन ने किया था। विटामिन का खोज फंक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो सर्वप्रथम किस वायरस को खोजा गया था? तो वह था TMV। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। TMV वायरस की खोज किया था। टोबैको मोजेक वायरस जो इसका खोज किया था वायरस, तो सबसे पहले इसे खोजा किसने था? तो वैज्ञानिक थे इवान विस्की। उन्होंने 1892 ईस्वी में इसका खोज किया था। 1892 ईस्वी में तंबाकू के मोजेक रोग पर जो है यह खोज किया गया था। वायरस होता क्या है? तो वायरस का जो लक्षण, वायरस के निर्जीव होने का जो लक्षण होता है वह होता है यह कोशिका के रूप में नहीं होता है। सजीव होने का लक्षण क्या होता है? इसके न्यूक्लियक अम्ल द्विगुणक होते हैं। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं। यह इसका सजीव लक्षण है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार। कौन सा जिला? कटिहार जिला स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसे देखना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा यानी मिट्टी लाल लेटोसोल होता है, बिल्कुल सही। मृदा बहुत मोटी होती, तो ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। अधिकांश उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पोषक तत्वों अपेक्षाकृत कम होती है और इसका मिट्टी जो है लाल लेटोसोल होता है और यह बहुत मोटी होती है। जमीनी स्तर पर सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण जो है इस क्षेत्र में झाड़ झंझाड़ प्रतिबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न,
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। कितना है? 8/5 गुना है। तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? तो कह रहा है कि क्रय मूल्य का 8/5, यानी क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 8 है। तो 100 में निकाल लेते हैं। तो 100 बनाने के लिए इसको भी 20 से गुना कर देते हैं, इसको भी 20 से गुना। तो क्रय मूल्य अगर उसका 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160। तो कितना लाभ हो रहा है? तो 60 रुपये का, 100 में 60 रुपये का लाभ, यानी उसका विक्रय मूल्य कितनी, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 60%। 60%, 100 का 60% कितना होगा? 60। तो कितना होगा? 60%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, एक आदमी ने 60,000 रुपये जिनमें कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया। कुल वार्षिक ब्याज उसे 2560 रुपये मिलता है। तो 4% की दर से उन्होंने कितनी राशि उधार दिया था, ये बताना है। तो मान लेते हैं 4% की दर से उन्होंने 100 रुपये उधार में दिया। तो 5% की दर से कितना हो जाए? 60,000 माइनस 100 रुपये। तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। तो दोनों का हम लोग निकाल के ऐड कर देंगे, तो पहला का हो जाएगा कितना? तो पहला का हो जाएगा 60,000। 5% की दर से 60,000 माइनस x गुने रेट। तो 5% की दर से निकाल रहे हैं 5, और समय 1 साल, अब बटे 100। और इसी में हम लोग जोड़ देंगे 4% की दर के, x गुने 4 × 1/100। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो x का मान आ जाएगा 44,000। कितना आ जाएगा? 44,000 रुपये इन्होंने जो है 4% की दर से लगाया, और शेष 44,000 में 60,000 में 44% घटा दिए, यानी 16,000 रुपये उन्होंने 5% की दर से लगाया था। चलिए अगला प्रश्न। दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 5:3 तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। वे क्रमशः 1,300 रुपये और 500 रुपये की बचत करते हैं। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करना है। तो उसका मान लेते हैं, उसका आय कितना हो जाएगा? 5x और 3x। तो आय में से हम लोग क्या घटा देते हैं? उसकी बचत को घटा देते हैं। 1,300 और दूसरा 900। तो आय में जब बचत घटा देंगे तो बचेगा क्या? व्यय बचेगा। तो उसका अनुपात है 9:5। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 800 रुपये। कितना होगा? 800 रुपये। तो उसका कुल आय कितना हो जाएगा? 5x। तो 5 × 8 = 40, 4,000 रुपये, और 3 × 8 = 24। तो 4,000 और 2,400 रुपये उनका क्या हो जाएगा? क्रमशः आय हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% खर्च करता है। शेष और बाकी जो है 2,400 रुपये प्रति महीना बचा लेता है। तो उसका मासिक खर्च रुपए में निकालना है। तो खर्चा कितना कर रहा है? 33.1/3%, यानी 100/3%। और तो बचत कितना करेगा? बचत तो आय 100 होगा, तो 100% माइनस 100/3, 100/3। इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? बचत 200/3% वह बचाता है। जबकि प्रश्न क्या कह रहा है? कि वह बचा रहा है 2,400 रुपये। तो 200/3% का मान है 2,400 रुपये। तो 100% का मान कितना होगा? तो 2,400 गुने 3 ऊपर चल जाएगा, 200 नीचे चलाएगा, और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा? 1,200 रुपये। कितना हो जाएगा? 1,200 रुपये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये वृद्धि उस वस्तु पर होने वाले 7.5% की हानि को 7.5% लाभ में बदल देता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में निकालना है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में अगर 3 रुपये बढ़ा देते हैं तो उसका जो हानि 7.5% हानि होने वाला था, उसके बदले 7.5% लाभ हो जा रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो? x रुपये। कितना? x रुपये। तो x का हम लोग निकालेंगे 7.5%, और फिर x का
7.5%, 7.5%। और यह किसके बराबर है? 3 के बराबर है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान हो जाएगा 20 रुपये। कितना हो जाएगा? 20 रुपये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत द्वारा जीते गए पदक हैं। तो टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था 2021 का जो ओलंपिक था, या 21 में न होकर बाद में हुआ था, तो कह रहा कि भारत ने इसमें कितने पदक जीते थे? तो भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 स्वर्ण पदक जो हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जीता था, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS परियोजना किसके द्वारा नियोजित परियोजना है? तो यह किसके द्वारा नियोजित परियोजना है? तो यह चीन के द्वारा एक नियोजित परियोजना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चीन के अगले चंद्र मिशन चांगई 6, 7 और 8 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण में योगदान देगा। ILRS के पास चंद्र की परिक्रमा करने वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा और ILS का समर्थन करने के लिए चीन एक सुपर हेवी रॉकेट लॉन्च मार्च CZ-9 का निर्माण भी कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है? तो 2032 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, इसके मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, इस ओलंपिक की बात है तो प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था 777 ईसा पूर्व, जबकि आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान में। एथेंस यूनान में जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए स्कॉच पुरस्कार किसने जीता है? तो ये स्कॉच पुरस्कार किसने जीता है? ये पुरस्कार जीता है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को जो है बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा से निपटने की दिशा में काम करने के लिए सिल्वर कैटेगरी का जो है स्कॉच अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार दिया गया था 6 जनवरी 2022 ईस्वी को। यह 78वें यानी 78वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में दिया गया। शिखर सम्मेलन का विषय था, ये 2022 का विषय था राज्य शासन। क्या था? राज्य शासन। अगला प्रश्न 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है बिल स्मिथ को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे मिला है? बिल स्मिथ को। हॉलीवुड फॉरेन फ्रेंच एसोसिएशन ने इस वर्ष के लिए जो गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार उसकी घोषणा किया है, जिसमें फिल्म और टीवी श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जाता है। बिल स्मिथ को किंग रिचर्ड में उसकी भूमिका के लिए मोशन पिक्चर नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए यह पुरस्कार मिला है, जबकि निकोल किडमैन को बीइंग द रिकॉर्ड्स में उसकी भूमिका के लिए मोशन पिक्चर नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो अभिनेता थे बिल स्मिथ और अभिनेत्री थी निकोल किडमैन। चलिए अगला प्रश्न। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इग्निविएंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रचूड़ घोष ने नेताजी पुस्तक की जीवनी लिखी है और उसका ये नाम रखा, बुक का ये नाम हुआ। इसे पेंगुइस रैंडम हाउस इंडिया द्वारा फरवरी में रिलीज किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है किस राज्य ने प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर क्लासरूम कार्यक्रम परय शिक्षालय शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 फरवरी को प्राइमरी व प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय की शुरुआत किया है। परय शिक्षालय परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों में
प्राइमरी और प्री प्राइमरी के छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा? खुले में पढ़ाया जाएगा और उसे मुफ्त में मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न, रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा विमान नष्ट हो गया, उस विमान का नाम क्या है? तो रूस और यूक्रेन जो अभी तक युद्ध चल रहा है, इसमें इस युद्ध के दौरान ही दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान था एंटोप AN 225। यह जो है क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका डिजाइन जो है 1980 के दशक में किया गया था। यह शुरू में सोवियत वैमानिकी कार्यक्रम का हिस्सा था और सबसे बड़ा विमान मालवाहक विमान था जो नष्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? तो यह किस शहर में खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में खोला गया है। तेलंगाना के मंत्री हैं KT रामाराव। उन्होंने हैदराबाद में भारत के 100% फुल्ली 100% महिलाओं स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है। यह जो है 50 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी लागत कितना? 250 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लागत है। चलिए अगला प्रश्न, किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कारों के 75वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 75वें संस्करण हुआ था ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो वह फिल्म कौन सा है? तो वह है द पावर ऑफ द डॉग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2022। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला वह मिला द पावर ऑफ द डॉग। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए वर्चुअल एसेट्स बिल को मंजूरी दिया है? तो यह देश कौन सा है? यह देश है यूक्रेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा देश? यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वर्चुअल एसेट्स बिल पर हस्ताक्षर किया है जो क्रिप्टो करेंसी को क्या करेगा? वैध बनाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्रूज जहाज किस देश ने लॉन्च किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्रूज जहाज लॉन्च किया है चीन ने। किसने लॉन्च किया है? चीन ने इसे लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक जहाज जिसका नाम क्या रखा गया है? नाम है यांगत्री रिवर 3 गोर्जेस 1। ये जहाज है और ये शुरू किया है किसने? चीन ने। इसकी जो लंबाई है वह 100 मीटर, लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई है 16.3 मीटर और इसमें कितने यात्री बैठने की व्यवस्था है? 1300 यात्री। कितना? 1300 यात्री। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक हियर योरसेल्फ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है प्रेम रावत। कौन है? प्रेम रावत इसके लेखक है। यह पुस्तक 58 देशों और 5 भाषाओं में उपलब्ध है। कुछ महत्वपूर्ण नवीनतम पुस्तकें हम लोग देख लेते हैं। वेस्टर्न लैंड इस पुस्तक के लेखक है चेतना मारू। कौन है? चेतना मारू। मॉनसून इसके लेखक हैं अभय के। कौन है? अभय के इसके लेखक हैं। एक पुस्तक आई है भारत के वित्त मंत्री, इसके लेखक हैं AK भट्टाचार्य। AK भट्टाचार्य इन्होंने लिखा है भारत के वित्त मंत्री। अच्छा, एक पुस्तक आई है आज़ादी, इसके लेखक कौन? अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय इसके लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड का एक पुस्तक आया है द गोल्डन ईयर, इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। वहीं अमिताभ घोष की एक पुस्तक आई स्मोक एंड एसेज, इसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष। सचिन के ऊपर एक पुस्तक आई है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो, इसके लेखक है बोरिया मजुमदार। कौन है? बोरिया मजुमदार इसके लेखक है। VVI प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नामक एक अभियान शुरू किया है। तो बताएं कि केंद्रीय कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। उन्होंने यह अभियान शुरू किया किसान भागीदारी
हमारी प्राथमिकता। 30 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ही किया गया था। चलिए, तो आप लोग बताएं कि वर्तमान में भारत के CAG कौन है। तो CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में CGA कौन है, यानी महालेखा नियंत्रक SS दुबे। कौन है? SS दुबे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त। अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वह अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। वहीं बताएं आप लोग राज्यसभा का सभापति तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जबकि उपसभापति राज्यसभा में कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। वहीं बात करें महासचिव, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी यह राज्यसभा की क्या है? वर्तमान में महासचिव है। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17वें नंबर के। और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। और लोकसभा का महासचिव कौन है? तो लोकसभा का महासचिव यह है उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का विकास और निर्माण कौन करेगा? तो इसका विकास और निर्माण करेगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन शिपिंग हासिल करने के प्रयासों के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का विकास और निर्माण कर रहा है। यह निर्णय हरित ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयासों का एक हिस्सा है। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जीता है? तो यह जीता है सिंथिया रोसेन जबेग ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये नासा गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज में एक जो है वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक है और उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम 17 से 20 मई तक किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन 17 से 20 मई तक किया गया। कहाँ पर? तो यह न्यूयॉर्क में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन 17 से 20 मई तक न्यूयॉर्क में हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम के लिए भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न है, गीतांजलि श्री के उस उपन्यास का नाम बताएं जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। तो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है। किस उपन्यास के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है? तो वह पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टॉम ऑफ सैंड के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ 2030 के लिए रक्षा साझेदारी पर एक संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर हुआ भारत और वियतनाम के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की तरफ से जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और हनोई में वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री हैं जनरल फान वान गियांग, उनके बीच यह साझेदारी हुई और उस पर हस्ताक्षर किया गया। चलिए अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने अपना पहला डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? तो ई ब्रोकिंग लॉन्च किस बैंक ने किया है? तो इंडियन बैंक ने किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया है? इंडियन बैंक ने किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस राज्य ने यूट्रिकुलरिया फुलसेटला नामक दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज किया गया? तो किस राज्य में इसका खोज किया गया है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले की मंडल घाटी में यूट्रिकुलरिया
यूट्रिकुलिया फुल सेटला नामक एक दुर्लभ मांसाहारी पौधे का खोज किया गया है। उत्तराखंड के साथ साथ पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में यह पहली बार देखा गया पौधा है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट यह कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक के बेंगलुरु में यह लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनौतियों से निपटने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना था। चलिए, निम्नलिखित में से ब्रिटेन की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान मिला है डॉक्टर तनुजा नेसारी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक हैं तनुजा नेसारी। उन्हें जो है संसद, ब्रिटेन की संसद के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ने का फैसला किया है? तो यह देश कौन सा है? तो रूस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रूस ने 2024 के अंत तक जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो किस देश के साथ? तो नेपाल के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। यह समझौता भारत और नेपाल के बीच वनों, वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस मंत्री ने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, इस पुस्तक का जो अनावरण किया है वह क्या? मजुमपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयुष राज्य मंत्री हैं मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, यह जो है आयुष राज्य मंत्री है। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। यह सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य आधारित शोध का एक संग्रह है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये था 50 प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें करंट अफेयर्स भी हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए और तैयारी भी आप लोग जोर शोर से कीजिए। समय बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मेहनत बहुत करना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।